जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम यूपीएससी का सिलेबस एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 के सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया है। कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए, उन सभी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर में हम जीएस पेपर 3 जो है उस पर जाने वाले हैं। जीएस पेपर 3 में क्या सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये बेसिक है। ये अगर आप समझ लोगे तो अपने आप जो सब्जेक्ट्स है वो आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे और एग्जाम को क्लियर भी कर लोगे। तो चलिए देखते हैं जीएस पेपर 3 में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या एक ही सब्जेक्ट जीएस 1 में, 2 में, 3 में देखने को मिलता है। तो हमने जीएस 1 में उस मिथ को तोड़ दिया, जीएस 2 में उस मिथ को तोड़ दिया, उसमें हमने कई सारे सब्जेक्ट्स देखे। तो जीएस पेपर 3 जो है क्या उसमें सिर्फ इकोनॉमी है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है जीएस पेपर 3 मतलब सिर्फ इकोनॉमी। अरे इकोनॉमी नहीं है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, तो ये रही लिस्ट। इतने सारे सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है, इंटरनल सिक्योरिटी हमें देखने को मिलता है, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स है जीएस पेपर 3 में, और हम सिर्फ लेके बैठते हैं इकोनॉमी 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 इकोनॉमी। अरे नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, इंक्लूडिंग उसमें एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, ये सभी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब जो हमारा जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी था उससे कनेक्ट करके आपको यहाँ पर जो डिजास्टर्स है उनको समझना पड़ता है, जिसमें हमें वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी ये सब देखने को मिलते हैं। देन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी जो आता है उसमें आपको स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सभी पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ती है। साइबर क्राइम, सभी पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ती है। देन एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी ये सब आता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सभी पर्सपेक्टिव से जब हम इन सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं तब जाकर हमारा जीएस पेपर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि सिर्फ इकोनॉमी कवर करने से आपका जीएस पेपर 3 जो है वो कवर हो जाएगा। तो आइए एक एक करके पूरे सिलेबस को एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो सिलेबस है आपको एक साथ, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने देखे हैं, उसके लिए अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ेगी और अलग अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इससे बेटर है एक ही सोर्स कौन सा ऐसा हो सकता है जहाँ पर हमें सीधा सारा सिलेबस मिल जाए, जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक का सारा सिलेबस मिल जाए, जितने भी सब्जेक्ट्स है सब कुछ मिल जाए। तो वो है एमएम एकेडमी ऐप। तो एमएम एकेडमी ऐप पर कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। जीएस पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हो, जीएस पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हो, जीएस पेपर 3 हो, 4 हो, सब कुछ कवर किया जाता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, डिटेल मैनर में और काफ़ी इनोवेटिव एनिमेशंस के थ्रू। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी और सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेन जो ट्यूशंस है या फिर जो कोचिंग है या फिर जो क्लासेस है वो अटेंड करने से पहले हमें एनसीईआरटीज को पढ़ना पड़ेगा, हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने लेक्चर्स डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, वो उस तरीके से बनाए हैं कि अगर कोई बिना कुछ याद होगा उसको, मतलब स्कूल में गया है ऐसा भी अगर उसको याद नहीं होगा, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो सब्जेक्ट्स है उनको समझ पाएगा। तो डिटेल में फाउंडेशन के साथ यहाँ पर सब कुछ मैंने लिया हुआ है। पर्सनल गाइडेंस भी मैं देता हूँ। मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरीके से बनाए, टाइम टेबल किस तरीके से बनाए, तो वहाँ मैं लाइव इंटरेक्शन आपके साथ करता हूँ, जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से जो पर्सनल गाइडेंस है उसके थ्रू सब कुछ चीज़ें कवर करते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इससे डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस पर बढ़ते हैं। सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो हमें देखने को मिलता है वो है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब ये जब हम देखते हैं तो हमें इसमें बेसिकली ध्यान किस पर देना है। सबसे पहले तो प्लानिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंडियन इकोनॉमी में जो प्लानिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग देखने को मिलेगा, फिर जो रिसोर्सेज उसका मोबिलाइजेशन, फिर ग्रोथ, फिर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्लानिंग की तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो प्लानिंग में हमें आता है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज़रूरत क्या है, इंपेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या होती है, ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग के वो क्या है, इंडियन प्लानिंग की हिस्ट्री किस तरीके की रही है, देन जो टेक्निक है इंडियन प्लानिंग की वो क्या है, देन उसी के साथ साथ
जो अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स रहे हैं इंडियन प्लानिंग को, वो यहाँ पर देखना पड़ता है। जो प्लानिंग है इंडिया में उसके शॉर्टकमिंग्स क्या क्या रहे हैं, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इनके बीच में जो डिफरेंस है, उसी के साथ साथ फंक्शनिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लानिंग से रिलेटेड आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ती है। देखिए एक वर्ड ऐसे हमारे सिलेबस में प्लानिंग, तो मतलब प्लानिंग, लोग सोचेंगे प्लानिंग क्या है यार, बहुत आसान होगा, प्लानिंग कर लेना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्लान करेंगे, अच्छा खासा ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, बढ़िया ऑटोमोबाइल सेक्टर फल फूलना चाहिए, फार्मर्स का बड़ा ये होना चाहिए, डबल होना चाहिए इनकम, बस हो गई प्लानिंग। नहीं, इतनी सारी चीज़ें आती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं, इसलिए जब क्वेश्चन आता है तो फिर चकरा जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। इसलिए फिर मिथ फैलती जाती है कि यार यूपीएससी में कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है, यूपीएससी में सब्जेक्ट के बाहर का, सिलेबस के बाहर का कुछ भी नहीं आता है। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को मोबिलाइज करना, तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंशियल, ह्यूमन, नेचुरल, सभी रिसोर्सेस है ना। मतलब पैसे से रिलेटेड अगर हम कोई रिसोर्सेस ये कर रहे हैं तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आएगा, जो लोग यहाँ पर काम आ रहे हैं उनको ह्यूमन रिसोर्सेज में आएंगे, है ना। तो यहाँ पर जरूरत क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, क्या जरूरत है हमको इकट्ठा करने की। अगर आपने इकोनॉमी के लेक्चर देखे हैं एमएम ऐप पर, उसमें हमने काफी डिटेल तरीके से कवर किया हुआ है रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों जरूरत पड़ती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट उसका रोल क्या होता है, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेस है, टैक्स, नॉन टैक्स, फिजिकल, मॉनेटरी पॉलिसीज, है ना। देन बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसी के साथ कैपिटल मार्केट जो हमें देखने को मिलता है, एक्सटर्नल सोर्स जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, देन पब्लिक बोरोइंग जो होती है, देन चैलेंजेस जो है रिसोर्स मोबिलाइज करने में, है ना, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उसमें प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज़ें हमें आती है। देन उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट है एंड ग्रोथ है उसमें डिफरेंस क्या है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू लेक्चर जो है हमारे इकोनॉमी को उसमें समझाया है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है उसमें डिफरेंस क्या है ना। देन डिटर्मिनेंट जो है ग्रोथ के, डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की। देन उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ जो है वो किस तरीके की हमें देखने को मिलती है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब यहाँ पर जॉब जो है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ जो है वो हमें देखने को, तो क्या होता है वो। देन उसके बाद हमें प्रो पुअर ग्रोथ जो है वो किस तरीके की होती है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ किस तरीके की होती है, डायमेंशन जो है डेवलपमेंट के, मेजरमेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, ये सब फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लस मार्केट बेस्ड अप्रोच जो होता है, रोल जो होता है स्टेट का, प्लान्ड अप्रोच, मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच किस तरीके से है, मतलब जहाँ पर हमें कैपिटलिज्म प्लस जो सोशलिज्म है दोनों देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर काम करती है, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो भी काम करते हैं। चैलेंजेस जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए वो कौन कौन से हैं, तो ये सभी पहलुओं पर चर्चाएं करनी चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेचर जो है रूरल वर्सेस अर्बन, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये हमें देखने को मिलता है। टर्म्स जो रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एम्प्लॉयमेंट का वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट के उसके क्या कारण है, जो वर्क फोर्स है उसका रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो लिए गए हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन उसके बाद सेकंड इस पर जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है ये आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है ना। व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, सबको एक साथ लेकर चलना, सबको एक साथ सम्मिलित लेकर चलना। एलिमेंट जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के वो कौन कौन से हैं, जो नीड है इंक्लूसिव ग्रोथ की वो क्या है, जो इंडिकेटर्स है इंक्लूसिव ग्रोथ के वो कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स। चैलेंजेस जो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इंडिया में अचीव करने के लिए चैलेंजेस कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। देन आता है गवर्नमेंट बजटिंग। अब गवर्नमेंट बजटिंग में जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बजटिंग जो है उसकी ज़रूरत क्या है, कंपोनेंट क्या है हमारे गवर्नमेंट के बजट्स के। तो ये जो बजट आता है उसमें आपको सारे कंपोनेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। और कई साल से मैं फ्री में यूट्यूब पर भी आपको सीरीज़ जो है इसकी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर हम बजट जो है उसको डिस्कस करते हैं, सारे कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, भले वो कैपिटल बजट हो, रेवेन्यू बजट हो, उसमें रिसीट्स हो, एक्सपेंडिचर हो। देन चैलेंजेस जो है बजटरी प्रोसेस में, ठीक है, 2017 नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए जो भी करंट साल होगा 2035, 2050, ठीक है। मेजर जो है गवर्नमेंट डेफिसिट के, जो गवर्नमेंट डेफिसिट है, जो मतलब यहाँ पर पैसा जो कम पड़ रहा है उसके मेजर्स यहाँ पर जो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसी के साथ यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी है, डेफिसिट रिडक्शन है,
फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज रहती है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। देन डेफिसिट रिडक्शन जो रहता है, FRBM एक्ट रहता है, अदर टाइप ऑफ बजट जो है, आउटकम जीरो बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देन उसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो कि रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो क्या है? मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो क्रॉपिंग पैटर्न है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इश्यूज जो रिलेटेड है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो ये सब टॉपिक हमें एक ही इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम इसको बायफर्गेट करते हैं, इसमें अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें देखने को सबसे पहले तो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के, रीजंस क्रॉपिंग पैटर्न जो है क्यों यहाँ पर डिफर है, फैक्टर जो क्रॉपिंग पैटर्न जो उसको इन्फ्लुएंस क्या करता है, मतलब क्या फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते होंगे क्रॉपिंग पैटर्न को। देन यहाँ पर इमर्जिंग ट्रेंड जो है क्रॉपिंग पैटर्न में, उसी के साथ साथ लॉन्ग रन इफेक्ट जो है करंट ट्रेंड इन द क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये सब क्रॉपिंग पैटर्न में आते हैं। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन जो हम फैसिलिटी देते हैं, क्यों इरिगेशन फैसिलिटी से जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है ना। एंड स्टोरेज सिस्टम से भी, क्योंकि जो इरिगेशन है उसके थ्रू प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, क्योंकि नेचुरल उनको रेन पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। देन स्टोरेज सिस्टम जब हम देखते हैं तो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनका जो पूरा माल निकला हुआ है वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, एंड वो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी देर तक सस्टेन करता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है मोड्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको चूज़ करना, प्रॉब्लम जो इरिगेशन से एसोसिएटेड है, ये सब हमें देखने को मिलता है। देन प्रोग्रेस ऑफ इरिगेशन, 5 ईयर प्लान्स में किस तरीके से प्रोग्रेस रहा है, एनवायरमेंटल इफेक्ट जो रहे हैं इरिगेशन के, क्या इरिगेशन के इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिस्टमेटिक इरिगेशन रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है, देन नेशनल वाटर पॉलिसी जो उसकी ज़रूरत, तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन हम आते हैं ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें जो एग्रीकल्चर मार्केट है, मार्केटिंग चैनल बोलिए, फंक्शनरीज बोलिए, कॉस्ट बोलिए, है ना, रोल ऑफ FCI जो हमें देखने को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है MSP के ऊपर, ठीक है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है अनाज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है FCI का। तो FCI का जो रोल है, रेगुलेटेड मार्केट्स, वेयर हाउसेज, ये सब हमें देखने को मिलता है। देन कोऑपरेटिव जो मार्केटिंग है, शॉर्टकमिंग्स जो है करंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस में, APMCs जो है, APMC मंडीज जो है ना। देन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, फ्यूचर जो यहाँ पर एग्रीकल्चर कम्युनिटी ट्रेडिंग में आते हैं, फ्यूचर्स जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। देन नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पर है इशू जो रिलेटेड है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अनाज, बफर स्टॉक जो उससे रिलेटेड इश्यूज जो है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, तो ये सब देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो इश्यूज रिलेटेड है, इसमें अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी जो है, जो सब्सिडीज़ है उसके पीछे का क्या रैशनल है, टाइप्स ऑफ सब्सिडी कौन कौन सी होती है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, प्रॉब्लम जो है सब्सिडी से रिलेटेड, WTO अग्रीमेंट जो उससे रिलेटेड क्लैश क्या होता है, ये सब उसमें आता है। देन यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर हम देखते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो उसके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस क्या क्या है। देन फंक्शनिंग जो है, FCI सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो प्ले करता है कि फेयर प्राइजेस, आधार लिंकिंग, ये सब। शॉर्टकमिंग जो है, प्रॉब्लम्स जो है, कैसे इम्प्रूव हम उसको कर सकते हैं, लूप होल्स क्या क्या है। देन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। फिर उसके बाद इश्यूज जो बफर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है। बफर स्टॉक मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि अगर भारत में या पूरे दुनिया में अगर अनाज जो है वो उगा ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम उतना अनाज रखा हुआ है क्या कि अगर 1 साल तक कोई भी अनाज जो है वो हुआ नहीं, फिर भी हम बिना कोई मार्केट को डिस्टर्ब किए वो अनाज जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। मतलब बफर में हमारे पास इतना रखा हुआ है कि अगर 1 साल तक अनाज नहीं भी उगा देश में, फिर भी हमारे पास उतना अनाज है कि हम सही ढंग से बिना कोई डिस्ट्रप्शन के अनाज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जनता को। तो वही बफर स्टॉक जो उससे रिलेटेड इश्यूज जो है, बहुत ज़्यादा हमारे पास बफर स्टॉक जो है पड़ा रहता है। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बफर स्टॉक, ऑब्जेक्टिव, नॉर्म जो इंडिया में, इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है, फूड सिक्योरिटी उसकी ज़रूरत क्या है,
है ना, NF, SM, ये सब जो चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब। तो फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो उसमें सबसे पहले तो स्कोप एंड पोटेंशियल क्या है इंडिया में, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन जो है वो, कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस क्या क्या है, देन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स किस तरीके की है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके का है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही है। देन उसका लैंड रिफॉर्म जो इंडिया में, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। लैंड रिफॉर्म, जब लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हमें जो लैंड रिफॉर्म है उसके पीछे की क्या रैशनल है ना, लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे लैंड रिफॉर्म कंटिन्यूसली चेंज होते रह रहा है, तो यहाँ पे उसके भी कंपोनेंट्स क्या है लैंड रिफॉर्म के, इम्पैक्ट क्या है लैंड रिफॉर्म का, प्रॉब्लम्स क्या है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म की सक्सेस स्टोरीज कौन कौन सी है, रिसेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो रिफॉर्म जो इकोनॉमी हमारी रिफॉर्म किस तरीके से हुई है, तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें, तो वो यहाँ पर आती है। तो इफेक्ट अगर हम देखते हैं लिबरलाइजेशन का, उसमें फेजेस जो है लिबरलाइजेशन के, इम्पैक्ट जो अलग अलग सेक्टर्स पर लिबरलाइजेशन का पड़ा है, मतलब सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, क्या उसमें फ़र्क पड़ा है। देन चेंजेस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, उनकी इफेक्ट क्या है इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर, तो वो अगर हम देखते हैं तो हमें उसमें भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 से पहले, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 के बाद, क्योंकि उसके बाद LPG रिफॉर्म्स लाए गए, फेजेस जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, देन लिंकेजेस जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है इकोनॉमिक आउटकम से रिलेटेड, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद वीकनेसेस फेलियर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की, यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, SEZs, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। देन आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, बराबर है। कनेक्टिविटी अगर हम देखते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब आते हैं। रेलवेज अगर हम देखते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे बोलिए। एयरपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया बोलिए। पोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इतने जो स्ट्रक्चर्स है इकोनॉमी के, देखिए 3 बेसिक मेन जो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बलबूते पर बाकी डिपेंडेंट है। उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है पावर, और तीसरा देखने को मिलता है कम्युनिकेशन। तो ये आप कभी मत भूलिएगा, इसके इर्द गिर्द जो है बाकी की हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट मॉडल, ज़रूरत क्या है, सोर्सेज क्या है, टाइप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम आ रहे हैं, ठीक है। हमने अब तक एग्रीकल्चर देखा, हमने इकोनॉमी जो है वो देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, अप्लीकेशंस, उनके अफेक्ट जो एवरीडे लाइफ में जो हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है, अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने की बात हो रही है। तो अवेयरनेस अगर हम देखते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, तो इसमें IT, कंप्यूटर, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें अवेयरनेस जो है वो रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कि रोबोटिक्स क्या है, कंप्लीट अवेयरनेस जो है डिफरेंट फील्ड्स में वो रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इश्यूज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जरूरत क्या है, टाइप क्या क्या IPR के, IPR रिजिम जो है इंडिया में उस किस तरीके का है, देन इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो है IPR से रिलेटेड, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, रिसेंट इश्यूज हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देन हम आते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, रीज़न क्या है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस होती जा रही है। देन उसके बाद कंजर्वेशन, कंजर्वेशन में अगर हम देखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इन सितु, एक्स सितु क्या है, इको सेंसिटिव एरिया क्या क्या है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या क्या है, नेशनल गाइडलाइंस क्या क्या है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग, ये सब हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, तो उसमें हमें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, देन इम्पैक्ट क्या क्या होता है पोल्यूशन डिग्रेडेशन पर, कॉजेज क्या क्या है, प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं, नेशनल एनवायरमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है ना। तो ये सब हमें उसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, इंडियन गाइडलाइंस क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या क्या है, मेजर्स जो यहाँ पर लेने चाहिए वो क्या क्या है, तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन आते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें अगर हम देखते हैं तो अलग अलग जो डिजास्टर्स हैं,
मतलब डिजास्टर क्या क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है ना, कम्युनिटी लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट, अलग अलग डिजास्टर जो है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो वो सभी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में हमें लिंकेजेस जो है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म वो देखने को मिलता है। तो आपने अगर इसके लेक्चर्स देखे एमएम एकेडमी ऐप पर तो आपको पूरा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। देन यहाँ पर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म में, स्टेप जो यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है जिससे कि एक्सट्रीमिज्म रिड्यूस हो सके। देन नक्सलिज्म जो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हमने देखा हुआ है। देन उसका रोल जो है एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का, चैलेंजेस क्या क्या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, है ना, बॉर्डर एरियाज पर राइट विंग टेररिज्म, तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं चैलेंजेस जो इंटरनल सिक्योरिटी पर आते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी का बेसिक क्या क्या है, ये सभी इसमें आता है। सबसे पहले अगर हम चैलेंजेस देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, उसमें जो रोल है मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, जो सोशल मीडिया उसको मैनेज करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, स्टेप जो अब तक लिए गए हैं वो सब इसमें आएंगे। देन बेसिक साइबर सिक्योरिटी जो है उसे बेसिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी क्या है, थ्रेट्स क्या क्या इंटरनल इंडियन साइबर सिक्योरिटी को, स्टेप जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या क्या है, साइबर वॉरफेयर क्या क्या है, टर्म जो इससे एसोसिएटेड है वो सभी यहाँ पर पूछी जाती है। देन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग अगर हम देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, इम्पैक्ट क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, चैलेंजेस क्या क्या है टैकल करने के लिए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। देन सिक्योरिटी चैलेंजेस उसके मैनेजमेंट जो है बॉर्डर एरियाज में, तो बॉर्डर एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप देखोगे तो बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी, कोस्टल, टेरेस्ट्रियल, कैसे हम चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंडिया की जो पॉलिसी है ना, सभी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। देन उसके बाद आते हैं हम वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज जो हमें देखने को मिलती है। इसमें सभी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज है जैसे आईबी, रॉ, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सिलेबस को समझना है, एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर हम आगे की जो रणनीति है हमारी, कैसे हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, वो हम बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट के साथ, मतलब जीएस पेपर 4 के साथ। तो इसी के साथ हमारा सारा सिलेबस जो है उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो सेपरेट प्लेलिस्ट पर आप बाकी के जो है वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।